हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। देखिए फ्रेंड्स, जैसे चैनल का नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि शेयर मार्केट से पैसे कमाना तो काफ़ी आसान है। बस ये कि हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करना पड़ता है। स्ट्रेटजी का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि शेयर मार्केट कोई सट्टा मार्केट नहीं है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, कोई जुआ नहीं है कि जहाँ पे जी आपने पैसे लगाए आंख बंद करके और सोचा जी 1 का 10 हो जाए। ठीक है, अब क्या है कि अगर आप उसको गैम्बलिंग की तरह करोगे तो हो सकता है आपका 1 का 10 भी बन सकता है, लेकिन 10 का 0 भी हो सकता है। पर अगर आप उसको प्रॉपर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के तरीके उससे कुछ प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके आप अगर उसके अंदर पैसे लगाओगे शेयर मार्केट के अंदर, तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको काफ़ी पसंद आएगी। पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए, हम लोग वीडियो बनाने में काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि हाँ कि मैंने कुछ मेहनत करी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कुछ कमेंट भी अगर आप लिखोगे तो मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दिया हुआ है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की स्ट्रेटजी के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सभी ने म्यूचुअल फंड के एसआईपी के बारे में तो सुना होगा और आई होप आप लोगों ने एसआईपी भी लगाई हुई होगी अपने अकाउंट के अंदर। ठीक है, किसी न किसी म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको म्यूचुअल फंड के एसआईपी के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा स्टॉक्स के एसआईपी के बारे में। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, हम शेयर मार्केट के अंदर जो हमारे स्टॉक्स होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, उनके अंदर भी एसआईपी कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी आप किसी अच्छे स्टॉक्स को देखते हैं, जैसे सपोज रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, आईटीसी हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, सन फार्मा, डॉक्टर रेड हो गया, ये स्टॉक्स जो है ना काफ़ी बड़े लेवल पर मिलता है। आपको लगता है कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जब नीचे आएगा तब हम लेंगे। ठीक है, या फिर आप क्या करते हो, कई का ऐसा होता है जी कि आप पैनिक में आकर के बाई कर लेते हो, फिर वहाँ से स्टॉक नीचे आने स्टार्ट हो जाता है, फिर आप डर जाते हो और आप अच्छे स्टॉक्स को भी आप लॉस में सेल कर देते हो। ठीक है, अब क्या है कि अगर सपोज़ आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है और आप उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेकिन आपको डर भी है कि जी कहीं हम एकदम से लमसम पैसे लगाए और वो शेयर नीचे ना जाए, तो उसमें बेस्ट रहेगा कि जी आप उसके अंदर एसआईपी स्टॉक कर सकते हो। स्टॉक्स के अंदर एसआईपी, ये एसआईपी आपकी शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मीन्स अगर आप चाहते हो कि जी कि आप साल 6 महीने के लिए, देखिए हाँ साल 6 महीने, अगर हम इस एसआईपी की बात करें तो कम से कम साल 6 महीने फिर हमारे लिए शॉर्ट टर्म ही होगा। अगर आप चाहते हो कि साल 6 महीने आप इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद फिर आपको कुछ रिटर्न आए, वो आपका ट्रेडिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जी आप उसके अंदर कुछ वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म थोड़ा टाइम अपना टाइम होरिजेंटल आपको देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया यहाँ पे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जैसा भी आपका जिस तरह का भी आपका प्लान है आगे को लेकर के, उस हिसाब से आप उसके अंदर टाइम दे सकते हो। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ चार्ट्स दिखाऊंगा, चार्ट्स के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि एसआईपी से आपको किस तरह का बेनिफिट हो सकता है, और उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि एसआईपी अगर आप कर रहे हो स्टॉक्स के अंदर, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, स्टॉक्स के अंदर एसआईपी डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, फोर्टनाइटली भी, मंथली भी और क्वार्टरली भी। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि आप आगे को लेकर आपका क्या प्लान है, उस हिसाब से आप अपनी जो टाइम ड्यूरेशन जो उस हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए इस चार्ट्स के अंदर आप ये देख रहे हो कि ये आईटीसी का चार्ट है, जिसमें कि एक कैंडल एक वीक के, यानी कि ये वीकली चार्ट है। ठीक है, तो आप देख रहे हो स्टार्टिंग में जहाँ से चार्ट स्टार्ट होता है, वहाँ से आप देख रहे हो कि जी जो कैंडल से नीचे की तरफ आ रही है, इसका मीन्स कि शेयर का प्राइस वो डाउन आता जा रहा था। ठीक है, अब सपोज अगर आपने इसके अंदर वीकली एसआईपी भी लगाई हो, तो हर वीक आपके शेयर बाई होते चले गए। ठीक है, और हर बार आपको नीचे के लेवल पर बाई करे। ठीक है, लेकिन क्या आपने एसआईपी करी तो आपका ज़्यादा अमाउंट नहीं लग रहा था और आपकी जो एवरेज है वो डाउन होती जा रही थी। ठीक है, पर जैसे ही स्टॉक्स ने बढ़ना स्टार्ट किया, बढ़ने का मीन्स आप ये देख सकते हो कि जी कि जब आपको लगे कि जी आपके हर बार आपके जो स्टॉक्स है वो हाई लेवल पर बाई हो रहा है पिछली बार से मुकाबले, यानी कि अब स्टॉक्स ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आपने वो शेयर केवल ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए उसके अंदर एसआईपी लगाई थी, तो आप वहाँ पे उस एसआईपी को स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि अब आपका स्टॉक्स बढ़ना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आप अपनी एवरेज देख लीजिए कितनी है, और उस एवरेज से ऊपर जहाँ आपको लगे कि जी आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए, 15% का प्रॉफिट चाहिए, उतना प्रॉफिट लेकर के आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन सपोज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो, तो आप लॉन्ग टर्म तक अंदर उसके अंदर अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखिए। कि सपोज आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अपने स्टॉक के अंदर एसआईपी कंटिन्यू करी, वहाँ क्या होगा जी कि अगर 5 साल तक अगर आपने एसआईपी कंटिन्यू करी है, तो आपके 5 साल के अंदर आपके काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, और आपके जो स्टॉक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्यूमुलेट हो जाएगी, और जितने ज़्यादा स्टॉक्स होंगे उसका तो बेनिफिट आपको अल्टीमेटली मिलेगा ही मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अब इस चार्ट को देखिए ये एनटीपीसी का चार्ट है, ये भी एक वीकली चार्ट है। तो ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो ट्रेडर्स लोग होते हैं वो एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग के लिए पैसा ब्लॉक नहीं करते, क्योंकि इस शेयर्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है जनरली जब भी आती है, जबकि कोई बड़ी
न्यूज़ आने वाली है, वो एक्सपेक्टेड न्यूज़ है या फिर कोई न्यूज़ आ जाए उसके बाद इसके अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है। पर अगर आपको इसके अंदर पैसा लगाना है और आपको ज़्यादा पैसा ब्लॉक भी नहीं करना, तो आप इसमें SIP लगा सकते हो। SIP के थ्रू क्या होगा जी, आपका पैसा थोड़ा थोड़ा ब्लॉक होगा, बाकी पैसा आपका फ्री रहेगा ट्रेडिंग के लिए। और आपका जो भी आप टाइम इसके अंदर लगाओगे, आप उसके अंदर क्या होगा, आपकी क्वांटिटी एक्यूमुलेट हो जाएगी। जैसे ही शेयर के अंदर ब्रेकआउट आएगा, उस ब्रेकआउट के बाद आपने जो SIP लगाए थे उस SIP को चाहो तो स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए लिया था तो आपने अपनी SIP स्टॉप कर दी और उसके बाद ही जहाँ पे आपको प्रॉफिट चाहिए वो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब इस चार्ट्स को देखिए ये एक्चुअल का चार्ट है। जनरली मैंने देखा कि जो ट्रेडर्स होते हैं, मतलब जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्चुअल के अंदर ट्रेडिंग नहीं करते। उनको लगता है महंगा स्टॉक्स है, इतने तो कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। तो अगर आपको महंगा लग रहा है लेकिन आपको पता है कि वो अच्छा स्टॉक्स भी है, आपको महंगा लग रहा है और आप उसके अंदर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, आप उसके अंदर SIP कर सकते हो, ठीक है। 2,000-3,000 के स्टॉक्स के रेंज का एक शेयर आपने SIP लगा लिया। SIP के थ्रू आप अपने स्टॉक्स के अंदर एक्यूमुलेट करते जा रहे हो, ठीक है। जहाँ आपकी क्वांटिटी अच्छी खासी एक्यूमुलेट हो जाए वहाँ पर आप SIP स्टॉप कर दीजिए। और फिर मेथड वही कि अगर आपने ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए लिया था तो आपका 10%, 15%, 20% का जहाँ प्रॉफिट मिले आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर आप चाहो तो उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते तो आप उसको लॉन्ग टाइम रखिए, कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपको लॉन्ग टाइम के अंदर प्राइस अप्रिसिएशन भी देगा, साथ में जो डिविडेंड आएगा वो डिविडेंड भी आपको मिलेगा और आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट पर बैठे रहोगे। देखिए अब हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो आपके क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, ठीक है। जैसा कि जी आप स्टॉक्स के अंदर SIP तो लगाना चाहते हो, लेकिन आप स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, कि कौन से स्टॉक्स में आप पैसा लगाएं, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखिए किन बातों को ध्यान रखना। पहला पॉइंट है जैसे कि फंडामेंटली गुड स्टॉक्स होने चाहिए, ठीक है। मीन्स आप जो स्टॉक्स बाय करोगे, जो SIP लगाओगे, वो फंडामेंटली गुड होने चाहिए। दूसरा ये कि अगर वो शेयर अपने सेक्टर का लीडर शेयर है, और भी बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने मार्केट लीडर या फिर जिस सेक्टर का लीडर शेयर लिया तो वो आपको अल्टीमेटली बेनिफिट देगा जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आप ये कह सकते हो कि जो सा शेयर आपने लिया है वो जिस बिजनेस के अंदर है वो बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए। मीन्स आपने कोई स्टॉक तो समझ ले लिया, बाय कर लिया, आपको किसी ने बताया, आपको सही लगा, आपने ले लिया, लेकिन आपको ही नहीं पता उसका बिजनेस क्या है, या फिर आपको बिजनेस के बारे में पता लेकिन आपको उस बिजनेस के बारे में नहीं पता कि उस बिजनेस में एक्चुअली होते क्या है, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा, फिर आपका अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे कि जी आपको इसको लॉन्ग टर्म रखना है या शॉर्ट टर्म रखना है, ठीक है। फिर जी आप एक चीज़ बात का ध्यान रखिए कि वो स्टॉक अगर आपका डेट फ्री स्टॉक है तो और भी बहुत बढ़िया बात है। वो क्या होगा कि जी उसके कभी भी कोई बड़ा डाउनफॉल आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है। फिर जी कि जो उसका बिजनेस है वो ग्रोइंग बिजनेस होना चाहिए, मीन्स कि आगे फ्यूचर में भी आपको लगेगा कि वो आगे फ्यूचर में भी वो बिजनेस ग्रो ही करेगा। ऐसा इस तरह के स्टॉक्स आपको सिलेक्ट करना है। देखिए ये कुछ सेक्टर्स है जो कि जनरली जो भी एनालिस्ट किसी भी मीडिया के अंदर आते हैं, न्यूज़ मीडिया के अंदर आते हैं, तो वो इन सेक्टर के बारे में आपको ज़रूर एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला हो गया IT सेक्टर जैसा हो गया आपका इन्फोसिस, TCS, विप्रो। FMCG सेक्टर लाइक ITC, ठीक है, ITC हो गया, HUL हो गया, डाबर हो गया। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लाइक आपका गोदरेज कंज्यूमर हो गया, टाटा कंज्यूमर शेयर हो गया, ठीक है। फिर सेक्टर डोमिनेटेड, ठीक है, फोर्थ पॉइंट है सेक्टर डोमिनेटेड स्टॉक्स। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज जी आप जानते हो कि इंडिया के अंदर 2 ही एक्सचेंज है जो कि मेनली जिसका नाम काम करते हैं, NSE, BSE, लेकिन उसमें से भी केवल BSE है जो कि लिस्टेड है। NSE का अभी तक शेयर के अंदर उसका अपना कोई स्टॉक नहीं है, उसका अपना कोई शेयर नहीं आया, या कह सकते हो वो लिस्टेड नहीं हुआ, ठीक है। तो आप BSE के अंदर पैसे लगा सकते हो। फिर से हम आपका जैसे डिपॉजिट केवल 2 डिपॉजिट इंडिया में जो मेन है, एक NSDL और एक CDSL, उसमें भी CDSL के स्टॉक आपको पास अवेलेबल है, तो आप CDSL के शेयर में पैसे लगा सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए आप IRCTC, ठीक है, IRCTC रेलवे डिपार्टमेंट का हो गया, ठीक है, लेकिन वो डोमिनेंट है, वो भी उसमें पैसे लगा सकते हैं हम। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट देखिए स्टॉक्स रिलेटेड टू हॉस्पिटल एंड लेबोरेटरी। अच्छा देखिए इसमें क्या सकते हैं, आप ये कह सकते हो जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज हो गया, जैसे सपोज ये आपका लेबोरेटरी हो गया, हम लोग जो भी टेस्ट करवाने जाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाने जा रहे हैं या फिर हम लोग एक्सरे करवाने जा रहे हैं, ठीक है, और भी कई तरह के टेस्ट होते हैं। अब क्या है कि जी जैसे जैसे इंडिया आगे ग्रो करेगा, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री के आगे बढ़ेगा, लोग ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, तो क्या होगा, इन सब की डिमांड बढ़ेगी, इन सब सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। और बढ़ेगी तो क्या होगा, इनका बिजनेस भी बढ़ेगा तो इनको प्रॉफिट भी मिलेगा, तो ये आपके लिए भी प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। फिर मेटल स्टॉक्स तो देखिए आगे इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उसके अंदर मेटल का यूज़ तो होना ही होना है, ठीक है। जब मेटल का यूज़ होना है तो इसी आपका मेटल स्टॉक्स के अंदर आपको बेनिफिट मिल रहा है। फिर जी लॉजिस्टिक्स सेक्टर, ठीक है, लॉजिस्टिक्स आप देख रहे हो कि जी इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस के साथ साथ क्या है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप 8th पॉइंट जो कि है बैंक सेक्टर या फिर फाइनेंस सेक्टर, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर के शेयर हो गया, फाइनेंस सेक्टर के शेयर हो गया, ये भी आपको आगे चलकर काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं और उसके अंदर भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हो। ये कुछ सेक्टर जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही सेक्टर है, आप इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते।
आप इस स्टॉक्स की जो ये जो सेक्टर्स की लिस्ट है उसको आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो आपके हिसाब से और कौन कौन से सेक्टर है जिसके अंदर आगे चल कर और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हो सकती है, या फिर आपको लग रहा है कि इसमें से कोई सेक्टर जो कि आपको समझ नहीं आ रहा, आप उस सेक्टर को हटा भी सकते हो, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करेगा कि जी आपके ऊपर और आपकी फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर। और फ्रेंड्स हाँ देखिए, स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद और आपने ये भी सिलेक्ट कर लिया कि आपको कितना पैसे इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद भी आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जैसे आप इस शीट पे देख रहे हो, पहला पॉइंट है नंबर ऑफ स्टॉक्स, मीन्स आप कितने स्टॉक्स के अंदर एक साथ कितने स्टॉक्स के अंदर आप पैसा भी लगा सकते हो। देखिए इसका कोई थंब रूल तो होता नहीं, लेकिन फिर ये है कि अगर आप ज़्यादा स्टॉक्स ना करो, आप जनरली 10 के आसपास आपके टोटल स्टॉक्स होने चाहिए। अगर इतने रखते हो आप तो उसमें क्या आप कन्फ्यूज भी नहीं होगे, आप उनको पूरे अच्छे तरीके से ट्रैक भी कर पाओगे, ठीक है। फिर ये कि आपको लार्ज कैप के स्टॉक रखना है या फिर मिड कैप के या फिर स्मॉल कैप के, वो डिपेंड करता है कि जी या तो जी आपका रिस्क एपेटाइट के ऊपर आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो या ज़्यादा लेना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप पे ले सकते हो, अगर आप मॉडरेट लेना चाहते हो तो आप मिड कैप कर सकते हो, और आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप लार्ज कैप के स्टॉक्स ले सकते हो, ठीक है। या फिर आपकी एज के ऊपर भी, सपोज कोई यंगर एज का लड़का है, मान लीजिए 20-22-25 साल के आसपास लड़का है, तो वो स्मॉल कैप के स्टॉक्स के अंदर भी ऐसा भी लगा सकता है, क्योंकि उसकी जो रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा, क्योंकि उसके पास टाइम पीरियड ज़्यादा है। अगर मान लीजिए उसने 2-3 साल 5 साल पैसा भी लगाया और उसका पैसे पर उतना रिटर्न नहीं मिला, तो उनको वो अपना जो पोर्टफोलियो वो सेल करके दोबारा से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता है। लेकिन अब कोई किसी की एज 50-55 है और अब इस टाइम में वो अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं और वो ज़्यादा रिस्की स्टॉक भर लेते हैं, तो क्या होगा कि अगर वो स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट आ गया तो उनको प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो क्या कि उनके पैसे के ठीक मीन्स के उनके पैसे तो लग गए, लेकिन उसके अंदर उनको वो रिटर्न नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर जी आपको शॉर्ट टर्म करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म करना, वो जैसे मैंने बताया था कि अगर आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए करें तो उसमें आप शॉर्ट टर्म कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे SIP में जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने आज SIP स्टार्ट करी, आप 2 दिन बाद उसको शेयर को सेल कर दो, क्योंकि आपकी एक ही SIP लगी है, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा जी, आपको जब हम SIP की हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो आप मान के चलिए कम से कम 6 महीने साल भर आपका लग सकता है। और लॉन्ग टर्म उसके अंदर फिर लॉन्ग टर्म का भी कोई थंब रूल नहीं है, फिर भी आप 3 साल 4 साल 5 साल या उससे ऊपर का जो भी पीरियड होगा वो सब लॉन्ग टर्म में माना जाएगा, ठीक है। अब ये है कि जी आपने जी अच्छे स्टॉक्स का भी सिलेक्शन कर लिया, आपने जी इन सब बातों का भी ध्यान रख लिया कि जी कितने स्टॉक्स रखने हैं, और जी आपने फंड भी देख लिया कि आपको कितने पैसा लगाना है, पर उन सब के बावजूद भी आपको अपना जो पोर्टफोलियो आपने क्रिएट किया उसको आपको टाइमली रिव्यू करते रहना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, देखिए आगे चलते हैं, और देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक टेबल बनाई है, उस टेबल के अंदर मैं आपको कुछ सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू बताऊंगा कि जी आप कितना पैसा लगाओगे तो आपको कितना पैसा मिल सकता है। देखिए ये कोई मिनिमम नहीं है ना ही कोई मैक्सिमम है, ये एक कैलकुलेशन के बेस पे, ठीक है। और ये आप चाहो तो खुद से भी क्रॉस चेक कर सकते हो, आपको केवल गूगल पर टाइप करना है SIP कैलकुलेटर, कोई एक SIP कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, उसमें के अंदर भी आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो और खुद से भी आप अपने हिसाब से वैल्यू निकाल सकते हो कि जी आपको कितना पैसा लगाओगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए जैसे सपोज़ मैं मान के चल रहा हूँ कि जी आपने 10,000 रुपये महीने की SIP स्टार्ट करी, ठीक है। और दूसरा ये कि जी हम ये मान के चल रहे हैं कि जी आपको जो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 15% एनुअली होगा, 15% एनुअली, ठीक। आप टाइम पीरियड मानिए कि सपोज जी आपने 5 ईयर के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो 5 साल में 10,000 रुपये महीने के हिसाब से 10,000 पर मंथ के हिसाब से आपका 5 साल के अंदर जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 6 लाख रुपये। आपने 6 लाख रुपये लगाया, ठीक है। और 15% के रिटर्न के हिसाब से आपका जो उस टाइम जो स्टॉक्स की वैल्यू होगी वो होगी 8,96,000 मीन्स रफली अराउंड हो गया 9 लाख के आसपास, मीन्स 6 लाख का आपका वैल्यू होगी 9 लाख, ठीक है। यह है कितना 5 साल का। आज सपोज जी वही चीज़ है कि जी 10,000 रुपये महीना आप लगा रहे हो, लेकिन आपने 10 साल के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया और अभी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मान के चल रहे हैं 15%, ठीक है। तो 10 साल में आपका पैसा टोटल कितना लगा, आपका पैसा लगा टोटल 12 लाख रुपये, जो आपके अपनी जेब का लगा, ठीक है। और लेकिन उस टाइम आपकी वैल्यू कितनी की स्टॉक्स की वो हो जाएगी आपकी, जैसे यहाँ हम टेबल में देख रहे हैं 27,86,000, 27,86,000 मीन्स राउंड फिगर करें तो 28 लाख, ठीक। ऐसे अगर हम टाइम पीरियड बढ़ा के 15 साल कर दें तो आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 18 लाख, लेकिन जो वैल्यू होगी स्टॉक्स की उसकी वैल्यू होगी कितनी, अराउंड 68 लाख। सेम अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 20 साल के लिए, ठीक है, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 24 लाख की, लेकिन उस टाइम जो आपके वैल्यू होगी आपके स्टॉक्स की वो हो जाएगी 1.5 करोड़, 1,51,60,000, ठीक है, मीन्स 1.5 करोड़। तो आप देख रहे हो ना कि क्या क्या इसके आप जो कैलकुलेटर के हिसाब से आप खुद भी लगा सकते हो कि जी आपके हाथ में जो स्टॉक्स होंगे उसकी वैल्यू क्या हो सकती है।
ठीक है। तो देखिए ये होता है एसआईपी का पावर। मीन्स जब हम एसआईपी लगाते हैं तो उसके अंदर हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, और उसी की वजह से ये होता है कि जी हमारा अगर हम जितना ज़्यादा हम टाइम पीरियड बढ़ाते चले जाएंगे तो उतना ही बेटर हमें रिटर्न मिलता चला जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स एक बात और है, देखिए ये जैसे मैंने यहाँ पे 15% की रिटर्न मैं मान के चलूँ तो अच्छे स्टॉक्स के अंदर 15% की रिटर्न कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से मिल जाएगी। और यही नहीं, अगर सपोज़ कोई स्टॉक आपका उसके अंदर मल्टी बैगर स्टॉक मिल गया, मीन्स जैसे आपका रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्होंने जो रिटर्न पास सिस्टम में दी है इसी तरह की रिटर्न ये अगर आगे भी देते हैं, या फिर आपने जो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो अगर इस तरह की कुछ अच्छी रिटर्न दे देते हैं तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो आपका मल्टी बैगर स्टॉक होगा हो सकता है वो अकेला ही 1.5 करोड़ से ऊपर की उसकी वैल्यू हो, और बाकी पोर्टफोलियो की वैल्यू तो आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है। और ये जो हम मान के चल रहे हैं तो हम केवल एक रिटर्न की मान के चल रहे हैं, जो कि प्राइस एप्रिसिएशन के हिसाब से आपकी जो रिटर्न आएगी। पर उसके अलावा उन स्टॉक्स के अंदर जो डिविडेंड आपको मिलेगा, अगर आपने 20 साल तक आप पैसा लगा रहे हो तो 20 साल तक आपको डिविडेंड भी तो मिला होगा, तो जो डिविडेंड आपको मिला होगा वो तो अलग ही है। ठीक है। और क्या पता जी 20 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक्स इतने अच्छे खासे हो जाए कि उनसे जो डिविडेंड आपको मिल रहा है वो डिविडेंड ही आपको इतना सफिशिएंट हो जाए कि आपको 20 साल के बाद आपको और किसी पैसे की जरूरत ना पड़े, वो डिविडेंड ही आपके सारे खर्चे पूरे निकाल दे। ठीक है। ये भी तो पॉसिबल है। तो ठीक है। तो आप क्या क्या अलग अलग प्लान कर सकते हो। मीन्स आपको गाड़ी लेनी है, आप गाड़ी के लिए प्लान कर सकते हो, आपको मकान के लिए प्लानिंग करनी है, आपको बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है, बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है। ठीक है। और सपोज़ कोई इंसान जो कि इस टाइम 40-45 के आसपास का एज का अगर इंसान है, वो भी अगर अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग अब कर रहा है तो वो भी 20 साल तक तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं ना, तो वो भी प्लानिंग कर सकता है। 20 साल के बाद क्या होगा कि अगर वो उनको कोई उनको ऑफिस की तरफ से कोई प्रोविडेंट फंड मिलता है या नहीं भी मिलता है तो भी क्या होगा कि जी वो अपने एक अलग से पोर्टफोलियो क्रिएट करके अपने लिए अब एक रिटायरमेंट फंड एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। ठीक है। और मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन लास्ट में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप जितने ज़्यादा लाइक करोगे, जितने ज़्यादा शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं वो नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, आपकी नॉलेज बढ़ाता रहूँगा। और ये फ्रेंड्स है कि ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए, मैं कोई आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए किसी तरह का कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको क्या बाई करना, क्या सेल नहीं करना। मैं आपको केवल एक आइडिया दे रहा हूँ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। अगर आपको फिर भी कोई फाइनल डिसीजन लेना है तो आपके जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, जो भी आपका एडवाइज़र है, आप उनसे फाइनल डिसीजन लेने के लिए उनसे भी आप पता कर सकते हो। ओके देन, गुड बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।